अनिल जी, क्या आपने जिस तरीके से बोला कि कहीं ना कहीं सपा की पार्टी नजर आती है, लेकिन वह तो ये कहते हैं कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। और जो समाजवादी लोग हैं वह बहुजनों का बहुत समर्थन करते हैं, या बहन जी का बहुत समर्थन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी अच्छी बात है। तो आए या ऐसा है तो वो अपने इंडिया के गठबंधन को लीड करने वाले जो चेयरमैन है मिस्टर खड़गे को, जो इन्होंने बनाया 3-4 दिन पहले, उनको मिस्टर खड़गे को और खड़गे के साथ वार्ता करके, और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की जो लीड करती हैं, तो सोनिया गांधी जी पहुंचे बहन जी के पास इनवाइट करके, और देखिए बहन जी आ ना जाए। जी पहली बात। दूसरी, ससम्मान, यहां मान सम्मान की लड़ाई की बात है, मामला मान सम्मान की लड़ाई की बात है। और ये सारी पार्टियां ये बात नहीं समझेंगी कि बहुजन समाज पार्टी अकेली ही राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही है, यहां पर उत्तर प्रदेश में सामाजिक लड़ाई भी लड़ रही है। और जमीन की हकीकत यह है कि सपा की तो बहुजन समाज पार्टी की तो सपा से लड़ाई है जमीन पे अगर देखा जाए। और क्या, दूसरी एक चीज और है, क्या आप मानवर, मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप जी रामगोपाल यादव के बयान से सहमत हो जाएंगे, और या जी अखिलेश यादव के बयान से सहमत हो जाएंगे, या कोई भी पढ़ा लिखा कोई भी राजनेता क्या उनके चाचा शिवपाल के बयान से सहमत हो जाएगा? अगर नहीं जी हो जाएगा तो फिर मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस जानबूझ के बिहाइंड द डोर सपा के थ्रो, एज ए टूल, चमचे में कह सकता हूं, वो जी बहन जी के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा रही है, और बाद में वो माफी मांग रहे हैं। अरे जी पहले आप इंसल्टिंग रिमार्क करते हैं और बाद में कहते हैं हम बहन जी का सम्मान करते हैं, जी तो बात कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इस बिहेवियर को जी मैं कैसे कहूं, मैं अखिलेश जी पे कैसे भरोसा, जब मैं ही भरोसा नहीं कर सकता तो बहन जी क्या भरोसा करेंगी? क्योंकि उनके जो बयान हैं कि एक तरफ वो इंसल्टिंग रिमार्क पास करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर है। और जी राजनीति में कॉन्ट्रडिक्टरी रिलायबिलिटी तो है ही नहीं है अखिलेश जी की। जी अगर रिलायबिलिटी होती तो मान्यवर मुलायम सिंह जी को बीजेपी ने पद्म विभूषण क्यों दिया? पता है इसलिए दिया है, जी इसलिए दिया है पद्म विभूषण क्योंकि उन्होंने बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने में, ये स्टेटमेंट तो पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है, मैं तो सबूत के साथ जी बात करता हूं। जी पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने कहा था, 2019 का पार्लियामेंट के स्टेटमेंट है, कि अगली बार भी हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और उसके ठीक बाद, इलेक्शन के बाद, नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण का पुरस्कार देकर के मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया। जी एक तो एक तरफ ये बीजेपी से सम्मान पाते हैं और यही कह रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि बीएसपी बी टीम है, बीएसपी बी टीम है। दरअसल बीएसपी की बी टीम नहीं है, बीएसपी लड़ाई लड़ रही है, जी और समाजवादी पार्टी आरएसएस की बी टीम है उत्तर प्रदेश की लड़ाई की कंसर्न। मैं ये कहना जी चाहता हूँ, जी वो एक तरफ से हाँ, बदनाम भी करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं वो तो बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ रहे, और आप जी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक जी, मैं ये आपसे राजनीति। जानना चाहूंगा, बहन जी बड़ी संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं, और बहन जी अधिकांश जिन्हें बोला जाता है कि वह जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़कर बोलती हैं। लेकिन बहन जी ने इस बार तमाम जो मीडिया वाले थे उनको भी आमंत्रित कहा कि आपके जो सवाल हैं, अपनी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उनको सबको आमंत्रित भी कहा, और यहाँ पर उन्होंने बातों ही बातों में अखिलेश यादव को गिरगिट भी कहा। यानी कि इस तरीके की भाषा वो कभी इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की भाषा को किस नजर से आप देखते हैं? क्या कहेंगे सर अभिषेक जी? नहीं, भाषा नहीं, चरित्र की बात है, ये भाषा की बात नहीं है। जी बहन जी ने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने चरित्र बताया है कि भाई अगर आप एक जिम्मेदारी का पद रखते हैं अपने पास, तो आपकी भाषा या आपका जो विचार है वो भी जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं जी होना चाहिए कि आप सुबह कोई और बात बोलो और शाम को पलट जाओ उसी बयान से। तो जी आपको सोच समझ के बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। और जी अगर बड़ी जिम्मेदारी और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस लेवल की जिम्मेदारी है, तो फिर वो गिरगिट वाला चरित्र अपनाना पड़ जाता है। तो वही तो उन्होंने जी बोला है, वो कोई भी असंवैधानिक भाषा नहीं है। उन्होंने चरित्र के बारे में बात की कि इस तरह का चरित्र नहीं होना चाहिए। और मैं जी इंजीनियर साहब की एक बात से, ये बात मेरे दिमाग में भी काफी दिनों से थी और जिसको उन्होंने क्लैरिफाई किया। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी को जिस तरीके से दिखाया जाता है कि बहन जी ही गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही हैं, बहन जी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? मैं हमेशा से यही मैं हमेशा से यही बात सोचता था कि जो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा हिंदू कारसेवकों पे गोली चलाने का दोषी मानती थी, आखिर उस मुलायम सिंह यादव जी ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण
नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया 2023 में। ये मैं बहुत दिनों से मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि उनका कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिससे बीजेपी को जो बहुत प्रेरित करता है और बीजेपी उनको पद्म विभूषण के योग्य समझ के पद्म विभूषण दिया। जबकि खुद आज भी राम मंदिर का जैसे ही मुद्दा उठता है तो बीजेपी पहला यही बात बोलती है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के दोषी हैं। दोषी आदमी को किस सम्मान के तहत, किस उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद्म विभूषण दिया है। तो मुझे लगता है कि जो आज इन्होंने बात बताई है ये एकदम सटीक बात है, क्योंकि आप अखिलेश यादव जी को भी देखते रहते हैं कि वो हमेशा हिंदू जो मठों में जो है जाके ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो कट्टर हिंदू है, नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदू हैं। दूसरी चीज क्या है कि इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो उन्होंने ये कहा ही नहीं था कि हम नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया। उसका एविडेंस ये है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट है, जिसको हम लोग यादव बाहुल्य मानते हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। वो कंस्टिट्यूएंसी समाजवादी पार्टी के पास होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। इसका मतलब है कि जो समाजवादी पार्टी ने अंदर खाने समझौते के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मदद की, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करने में सफल हुई। हालांकि जो सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी वो बड़ी संख्या में वहां जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें थी, खास करके जो समाजवादी पार्टी का जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो इनके यादव मतदाता है, उस क्षेत्र में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री कर गई। इसका मतलब है कि इसी बात का, यही सरकार लाने का जो है मुझे लगता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान के तौर पे पद्म विभूषण बीजेपी ने दिया है इसी बात के लिए। तो इसलिए ये जो अखिलेश यादव जो अनाप शनाप का जो बयान देते रहते हैं, जो हमेशा इनके पास दो चार इस देश की जो मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, और इस देश के अखिलेश यादव जैसे जो नेता हैं, उनके पास एकदम रटा रटा बयान है। जैसे कि बहन जी ईडी से सीबीआई से डरती हैं। मालूम पड़ रहा है कि बहन जी ही हर चीज की दोषी है, जिनके लिए ईडी और सीबीआई खाली बैठी हुई है, जब आए तब ईडी सीबीआई लगा दो। अरे बहन जी संघर्षों से किसी के उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा है, कोई राजा राजवाड़े के परिवार से नहीं है। वो ऐसे समाज से ताल्लुक रखती हैं जहां पानी भी बहुत संघर्षों के बाद मिला है, और वैसे समाज से वो संघर्ष करके वो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी है और अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। स्वाभिमानी आदमी कभी भी करप्ट नहीं होता है। जो करप्ट होते हैं वो स्वाभिमानी नहीं होते हैं। और जो अगर उनको केवल सरकार चलानी होती तो नीतीश कुमार की तरह शायद उनका उत्तर प्रदेश में सूरज नहीं डूबता। लेकिन वो सरकार को जूते की नोक पे रख के उन्होंने चलाया कि अगर बहुजन समाज का मान सम्मान अगर आगे नहीं बढ़ सकता तो वैसी सरकार उनको नहीं चाहिए, और उन्होंने सरकार को लात मार दी। यही नहीं, जब वो राज्यसभा की मेंबर थी, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जब उनको सहारनपुर के मुद्दे पे नहीं बोलने दिया गया, जो एट्रोसिटी का मुद्दा था उस पर जब नहीं बोलने दिया स्पीकर महोदय ने, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। कि उन्होंने बोला कि जिस समाज को का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, अगर उस समाज की बात मैं इस सदन में नहीं रखने दिया जाएगा तो मैं इस सदन में नहीं रहने वाली। तो जो स्वाभिमान से सम्मान से समझौता नहीं करता है, उसके ऊपर ये ईडी सीबीआई का नैरेटिव या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त, या तो बीमार, या तो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग ही लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास एक भी एविडेंस हो तो वो बहन जी के खिलाफ लगा के देखें। एफआईआर तो झूठे भी लॉन्च की जाती है। एफआईआर झूठा लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक उनका इतना बड़ा 40 साल का राजनीतिक जीवन है, इतना कांग्रेस ने झूठा एफआईआर लॉन्च किया, बीजेपी ने झूठा एफआईआर लॉन्च किया। अगर इनमें सच्चाई होती तो आज बहन जी के खिलाफ कोई ना कोई प्रोसीडिंग हो रही होती। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहन जी को ताज कॉरिडोर मामले में जो सीबीआई, जो इनकम टैक्स ने डिसप्रोपोर्शनेट असेट का केस लॉन्च कर लिया, उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
जो है चेतावनी दी कि इस तरह से लोगों के खिलाफ फर्जी केस मत बनाओ। जी ये नहीं बताते हैं कि फर्जी केस में बहन जी को क्या है, हमेशा धमकी देते हैं फर्जी केस। बहन जी क्या इन ऐसे लोगों के धमकियों से डरने वाली हैं? क्या वो ईडी जी सीबीआई से डरने वाली हैं? दूसरी बात, ये लोग समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई 2012 में, तो ये कह के आई थी कि हम हर बात की जांच करवाएंगे। क्या उन्होंने जांच नहीं करवाई? अगर जी उनको जांच में कुछ मिला होता तो वो क्या चुप बैठते? और जब जो आज योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी भी कई बार सीबीसीआईडी जांच करा चुके हैं, एक एक जो बहन जी ने निर्माण कार्य कराए, जो विकास कार्य कराए, लेकिन अगर उनको 1 रुपए का भी कोई एविडेंस मिलता तो वो आज बहन जी के खिलाफ जो है सीना तान के खड़े होते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये जातिवादी मीडिया का सहारा लेके, भाई ये वचनम किम कराती, कहने में क्या जाता है, बहन जी के खिलाफ ये आरोप लगाते रहते हैं, वो ईडी से डरती है, सीबीआई से। अरे भाई डरो तुम, इस देश को किसने लूटा है? कांग्रेस के लोगों ने लूटा। इस देश को कौन लूट रहा है? बीजेपी के इशारे, फिर बीजेपी के समर्थक तो लोग। मैं तो ये बात कहता हूं दावे के साथ कि अगर एक कॉमन पैरामीटर बना दिया जाए जिसपे सारे लोगों को जज किया जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्टर भी अगर उस आधार पर जज किया जाएगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आज तक इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है, देश को लूटा है, और देश का ये गरीब किसान मजदूरों का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो ले जाके विदेशों में इन्होंने लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। ये वो लुटेरे लोग हैं जो अपनी लूट को छुपाने के लिए बहन जी के ऊपर क्या है, क्योंकि हमेशा चोर कितना भी स्मार्ट हो उसको हमेशा पुलिस का डर रहता है। उनको पता है कि बहन जी न पूंजीपतियों से पैसा लेती है, न पूंजीपतियों से डरती हैं। ये पूंजीपतियों के इशारे पे चलाने वाले पार्टी लोग, ये मीडिया के लोग जो पूंजीपतियों के इशारे पे अपना धंधा चलाते हैं, मीडिया का धंधा चलाते हैं, ये लोग, इनके पास है क्या? ये इस थानेदार से डरते हैं, बहन जी नामक थानेदार से डरते हैं कि कहीं अगर इनकी सरकार आ गई तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये इसीलिए बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए ये बहन जी के खिलाफ ईडी का नैरेटिव, सीबीआई का नैरेटिव, डरने का नैरेटिव, मैदान में ना आने का नैरेटिव ये चलाते रहते हैं, ताकि बहुजन समाज के लोगों को जो बहन जी से इमोशनली अटैच है, उनका अटैचमेंट, जो भावनात्मक लगाव है, उसको कम किया जा सके। तो ये जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो पूंजीपतियों के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, इसको बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि बहन जी अगर डरती तो आज तक उनकी राजनीति का सूरज डूब चुका होता। अगर वो सत्ता लोलुप होती तो नीतीश कुमार की तरह वो उत्तर प्रदेश से कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी वो न छोड़ती। अटल बिहारी वाजपेयी, हर कोई जानता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जीवित थे तभी उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम चाहते हैं कि बहन जी जो है पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश का शासन चलाएं। तो अगर उनको शासन की केवल, अगर बहुजनों का स्वाभिमान सम्मान न बढ़ाना होता, केवल शासन चलाना होता, तो बहन जी आज भी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होती। और बहन जी आज भी चाहें तो किसी भी सरकार को वो झुका सकती हैं। आपको पता होगा उन्होंने कर्नाटका में एक एमएलए के भरोसे उन्होंने बीजेपी को जैसी कम्युनल पार्टी को वहां सत्ता में आने से रोका था। आप याद करिए, जिसमें सारे नेता गए थे, और वो जो 19 में जो है वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी 18 में, और राजस्थान में रोका, मध्य प्रदेश में रोका भारतीय जनता पार्टी का रथ। तो ये नैरेटिव चलाने वाले या तो उनको कुछ पता नहीं है, या तो वो केवल लोभी लालची लोग हैं, उनको मीडिया के एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, या तो वो अपने जातिवादी एजेंडे के तहत, जातिवादी मानसिकता के खिलाफ बहन जी का केवल कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ केवल आरोप लगाते हैं, ताकि बहुजन समाज में हम उनके लोगों की भावना, बहुजन समाज के लोगों की भावना को क्या है बहन जी से वो कमजोर कर सकें। SM न्यूज़, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको
कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।